की जो हमारी क्लास है उसके अंदर यार दोस्तों हम जो टॉपिक लेंगे वो है तत्सम और तद्भव। और तत्सम तद्भव की पहले कंडीशन जानेंगे कि आखिरकार हम इन शब्दों को कैसे पहचान सकते हैं कि संस्कृत के अंतर्गत जो वैदिक संस्कृत थी उसके बाद में फिर लौकिक संस्कृत आई। और वैदिक संस्कृत में कुछ कंडीशन थी, जब हम देवनागरी लिपि में संस्कृत को लिख रहे थे तो उसमें ज्यादातर जो शब्द थे आज के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा जटिल थे, बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट शब्द थे, जिनको हम कठिन शब्द और कठिन वर्तनी और कठिन उच्चारण के रूप में जानते हैं। तो उनकी कुछ कंडीशन बनी तत्सम शब्दों की। हालांकि किसी भी किताब में और किसी भी प्यारे दोस्तों अब तक की जो क्लास हुई है उसमें उस कंडीशनों की जो चर्चा है उस तरीके से नहीं की गई। केवल तत्सम और तद्भव शब्द आपस में दिए गए कि अग्नि है तो तत्सम है और अग्नि से आग बन गया तो तद्भव। लेकिन आखिरकार ये बना कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर प्यारे दोस्तों तत्सम और तद्भव का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तत्सम और तद्भव से बनने वाली जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग एग्जामों में पूछी जाती है। साथ के साथ हम चर्चा करेंगे आज अपने सिलेबस पर कि आखिरकार हमें किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। और आप इस सिलेबस के माध्यम से केवल यूपीएसआई या प्यारे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल या बाकी जो दूसरे हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से यहाँ हम सिलेबस को कवर करके वहां से पूछे जाने वाले हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी को तैयार करके पेपर में सही करेंगे। तो हिंदी के पाठ्यक्रम को हमने बांट लिया है प्यारे दोस्तों अलग अलग ग्रुप में। और इन ग्रुप में से जो पहला हमारा ग्रुप है, यहाँ ग्रुप नंबर 1 में हमने रखे हैं। जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो ये एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए, इनका एक दूसरे से बहुत इनके कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी ये टॉपिक भी हमारे कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 1 के अंतर्गत वर्णमाला है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय और वर्तनी है। तो इस तरीके से अगर हम ग्रुप में चीजों को पढ़ेंगे तो एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाली सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी और उसके बाद में इन क्वेश्चनों को आप सही करोगे। इसके बाद ग्रुप नंबर 2 के अंदर हमने विराम चिन्ह को ले लिया, कारक चिन्ह है, समास है, लिंग है और वचन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्लास नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कि 19 क्लास आपकी 2 ग्रुप की हुई। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको एक साथ पढ़ने हैं। ऐसे ही जब हम आज जो बारी है वो किसकी है, तत्सम है, तो तत्सम के बाद तद्भव पढ़ेंगे, फिर देशी विदेशी शब्द पढ़ेंगे, संकर शब्द, रूढ़ और यौगिक शब्द पढ़ेंगे, योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको शब्दों से परिचय नहीं होगा तब तक दूसरे टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बाद में आने वाले टॉपिक सारे इसी पर डिपेंड होते हैं, ये कंडीशन सारी अप्लाई होगी। ठीक, इसके बाद हम ग्रुप नंबर 4 के अंदर आपका संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और निपात, ये आपस में डिपेंड है। ये डिपेंड क्यों है? क्योंकि ये विकारी शब्द है, ये जो 4 है ये विकारी शब्द और ये अविकारी है। तो यहाँ पर जब आप क्रिया पढ़ोगे तो क्रिया में प्यारे दोस्तों एक क्रिया का नाम है नाम धातु क्रिया, जो कि बनती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। जब आप विशेषण पढ़ोगे उसमें एक विशेषण का नाम है प्यारे दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, जो बनता है सर्वनाम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि विशेषण से पहले सर्वनाम और क्रिया से पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हम पढ़ेंगे, तभी जाके हम अपने इस सिलेबस को सही तरीके से सीक्वेंस में लॉजिकली समझ पाएंगे। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं किसी एक भर्ती को आप टारगेट कर रहे हो, तो उसका सबका सिलेबस यहाँ कंप्लीट होगा। ग्रुप नंबर 5 में क्या है आपका, वाक्य, वाच्य, काल, वर्ती और पक्ष है। अब ये वर्ती और पक्ष ये यूपीएसआई में तो पूछा जाता है, बाकी के दूसरे एग्जामों में नहीं पूछा जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों जब आप वाक्य और काल पढ़ते हो तभी आप वर्ती और पक्ष समझ पाते हो। कई बार जब काल और वाक्य से क्वेश्चन नहीं होता तो वर्ती और पक्ष से अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ एक ऐसा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जिसके करने के बाद आपको अलग से किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी को नहीं पढ़ना है। इसके बाद अलंकार, ये आपका काव्य का जो हमारा जो ग्रुप नंबर 6 है ये वाला काव्य का ग्रुप है। और इस काव्य के ग्रुप के अंदर आपको अलंकार, रस, छंद, शब्द, शक्ति और गुण। अब कुछ एग्जाम ऐसे है जहां से यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन रीजन क्या है कि हम किसी एक को टारगेट ना करके हिंदी के उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे कि ताकि आपस में डिपेंड रहने वाले और साथ के साथ एक दूसरे को समझने के बाद में क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करके ही यहाँ पर हम अपने क्वेश्चनों को सही बना सकते हैं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार सम्मान, हिंदी की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं,
हिंदी परिचारणी संस्था और संगठन। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, हिंदी विविध है, पत्र लेखन है, अपठित गद्यांश अनुच्छेद है। हिंदी विविध के अंदर बहुत सारे टॉपिक हमारे आ जाते हैं। इसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक रचनाएं, हिंदी में प्रथम स्थान, और यहाँ पे हिंदी साहित्य। इसके साथ प्यार दोस्तों हिंदी शिक्षण और हिंदी शिक्षण कार्य प्रणाली और शिक्षण अभिव्यक्ति। अब ये जो ग्रुप है ये केवल टीचिंग में आता है। अब मान के चलो आप में से कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर रहा है, उसको ये वाला ग्रुप करना ही नहीं। ठीक ऐसे ही प्यार दोस्तों यहाँ पर ये है, कहीं पर साहित्य के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ग्रुप नंबर 9 करना ही नहीं है, और जहां साहित्य से क्वेश्चन आते हैं ग्रुप नंबर 9 करना है। इसके बाद यहाँ पर इससे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ग्रुप है, और वो है ग्रुप नंबर 11। इस ग्रुप नंबर 11 के अंतर्गत जो सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, ठीक है, वो ग्रुप नंबर 11 है आपका शब्दावली। और इस शब्दावली में आपके टॉपिक आएंगे प्यारे दोस्तों पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारे के सारे आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या है आपका पर्यायवाची। अब अंदाजा आप ये लगा सकते हैं, आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपके टॉपिक सब टॉपिक यहाँ इन ग्रुप के अंतर्गत है कि नहीं है। अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या है, श्रुति सम भिन्नार्थक। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी योजना बनाना जरूरी है, कितना आपको पहले से आता है, कितना आपने कवर कर लिया, कितना कवर करना बाकी है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, शब्द युग्म इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, शब्द युग्म। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने, हर ग्रुप के अपने नाम हैं, ठीक है। इसका नाम शब्दावली है, किसी का नाम साहित्य है, किसी का नाम हिंदी शिक्षण शास्त्र है, टीचिंग मैथोलॉजी, ठीक है, वो टीचिंग वालों के लिए। तो मैंने पूरे हिंदी के सिलेबस जो भी एग्जाम में अब तक पूछे गए, ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम है, उसके आधार पे अपने ये 11 ग्रुप बनाए, और उन 11 ग्रुप को जब हम कंप्लीट करेंगे वो इसी आधार पे करेंगे। सबसे पहले पर्यायवाची पढ़ेंगे, फिर विलोम, फिर अनेकार्थी, एकार्थी, वाक्यांश के लिए शब्द, तब समझ में आएगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर मेरी आवाज प्रॉपर आप तक पहुंच रही है, क्योंकि एक दो बच्चे को दिक्कत है और सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अलग अलग भर्ती में जरूरी नहीं है सारे टॉपिक पढ़ने, वो मैं बताता रहूंगा साथ के साथ कहाँ से कौन से क्वेश्चन किस रूप में पूछे जाते हैं और किस एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी आई है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा तत्सम और तद्भव। और उस तत्सम तद्भव को कैसे पहचानेंगे उसको देखो। यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपका, ये शब्द के भेद से टॉपिक है। तो प्यारे दोस्तों शब्द के भेद, क्योंकि शब्द के जो भेद है वो होते हैं प्यारे दोस्तों आपके 4। अब इन शब्द के भेदों में पहला जो भेद है वो है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। और ये भी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं। इनके अंतर्गत एक होता है प्यारे दोस्तों हमारा तत्सम, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशी शब्द, और चौथा होता है विदेशी शब्द। अब उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद नहीं होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन या फिर इसको इस रूप में ना करके फिर प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चन आपसे ये बनेगा दूसरा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, स्रोत
उद्गम, उद्गम, उद्भव, उद्भव के, उद्भव के आधार पर, आधार पर शब्द के, शब्द के भेद। क्लियर है भाई? आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? एक दो बच्चे को परेशानी हो रही है, वो अपना मोबाइल चेक कर ले एक बार। तो व्युत्पत्ति, स्रोत, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद, और ये शब्द के भेद होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे 5। अब यहां हमने 4 लिखा, यहां 5। यही कंडीशन अनेक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें कौन से होंगे। एक तो आपका तत्सम है जी, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है आपका तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द। तीसरा इसमें क्या है आपका जो ऊपर लिखा है देशी, ठीक है जी, देशी शब्द। इसके बाद में फिर फोर्थ क्या है आपका विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। और फिफ्थ क्या है आपका संकर शब्द, संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का भेद नहीं है, ये क्वेश्चन अनेक बार आया और उसमें ऑप्शंस में संकर दिया है। तो संकर जो शब्द है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों के अंतर्गत नहीं आता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब वो उत्पत्ति की बात करता है तो केवल 4 भेद, किसको छोड़ के? संकर को छोड़ के। लेकिन जब वो व्युत्पत्ति की बात करे, स्रोत, उद्गम की बात करे, उद्भव की बात करे, तब शब्द के भेद कितने? 5। और 5वां भेद कौन सा है? 5वां भेद है संकर शब्द। दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि ये उत्पत्ति क्या है। जैसे हमने गेहूं का दाना जमीन में डाला तो वो गेहूं का पौधा बन के कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उन सब का कारण कोई ना कोई बीज है। इसका मतलब उसकी उत्पत्ति हुई है। हम लोग भी माता पिता से उत्पन्न हुए, उत्पत्ति हुई है। तो जिसका कोई पहले से कारण मौजूद होता है और उसके बाद वो कार्य होता है, अर्थात कार्य कारण संबंध आपस में जुड़ा होता है, तो उसको तो कहते हैं उत्पत्ति। ऐसे ही व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? सूरज है, अपने से उत्पन्न हुआ, किसी के द्वारा पैदा नहीं किया गया। चांद है, अपने से पैदा हुआ। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज ऐसी है जिसका कोई कारण ही नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य हुआ। तो सूरज, चांद अपने से उत्पन्न हुए हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने से उत्पन्न हुए हैं, उनको क्या कहते हैं? उत्पत्ति। वो किसी दूसरी भाषा से या दूसरे तरीके से यहाँ पे हमारे सामने नहीं आए हैं। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, जो शब्द अपने आप उत्पन्न हुए हो, ठीक है, या जिनके कारण का हमें आज तक पता ना चला हो, उनको कहते हैं हम व्युत्पत्ति। स्रोत कहते हैं आखिरकार कुछ साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य को क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। और वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो हमसे पहले बहुत सारे शब्द ऑलरेडी हमारे पूर्वज प्रयोग में ला रहे थे भाषा वो के प्रयोग के दौरान, तो उसको क्या कहते हैं? जो हमें स्रोत से मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी डिक्शनरी में आते चले गए। उद्गम का मतलब है जो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पे प्रयुक्त होने लगे। उद्भव का मतलब है एक स्थान से उत्पन्न हो गए, दूसरे स्थान पे उत्पन्न हुए। तो भाव का मतलब होना है, गम का अर्थ जाना होता है। तो ये अगर वो आपसे पूछ रहा है कि उद्गम, उद्भव, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने, तब आप कहोगे 5। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान देनी है कि इसमें से जो ये तत्सम शब्द है, इनको हम संस्कृत के शब्द कहते हैं। ये क्या है आपके? ये आपके संस्कृत के शब्द है, संस्कृत के शब्द। ये जो तद्भव है, जो तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए हैं, ये आपके हिंदी के शब्द हैं। ये किसके शब्द है? आपकी हिंदी के शब्द हैं। और इसके बाद देशी जो शब्द है, इसी का दूसरा नाम क्या है? देशज्य शब्द है, जो अपने देश में जन्म लिए हैं। आज तक ये देशज्य शब्द है ना, ये खुरपा, फावड़ा, खाट, छान, छप्पर, ढोर, डांगर, झाड़, ये बुहारी, ठीक है, सिड्डी। तो इस तरीके के जो शब्द है ये हमारी बोली के शब्द है। कहीं ब्रजभाषा बोली जा रही है, तो कहीं अवधी है, कहीं भोजपुरी है, कहीं खड़ी बोली बोली जा रही है, कहीं हरियाणवी है, हरियाणवी में भी कहीं जाटू है, कहीं बांगरू है। उसके जो शब्द है, मारवाड़ी के, जयपुरी के, मेवाती के, मालवी के जो शब्द हैं, तो आपको बुंदेली के जो शब्द है, बघेली के जो शब्द है, वो सारे के सारे आपके देशी शब्द है, जो अपने देश में जन्म लिए हैं। तो यहाँ देश और जय मतलब जन्म लेने वाले,
अपने देश में जो जन्म लिया उनको क्या कहते हैं? हम देशज शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद क्या है आपके विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द कैसे कह रहे हैं? जो विदेश में जन्म लिए, जो विदेश में, विदेशज्ञ, इसको क्या बोलेंगे? विदेशज्ञ शब्द बोलेंगे, जो विदेश में जन्म लिए हैं। अब विदेश में जन्म कौन कौन से? जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ठीक है, चाइनीज, जापानी है, उर्दू के शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है, ये हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो हिंदी तो अनेक भाषाओं का मिश्रण है। तो हिंदी के अंदर हम संस्कृत के भी शब्द प्रयोग करते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी विदेशी भाषाओं से है, जो बाहर से आए, तो वे सारे के सारे क्या है? विदेशज्ञ शब्द है। संकर शब्द किसे कह रहे हैं? दो अलग अलग भाषा के शब्द, दो अलग अलग भाषा के, दो अलग अलग भाषा के जो शब्द है वो कहलाते हैं संकर। और ये तो ऑलरेडी पहले से उत्पन्न हुए। जैसे रेलगाड़ी है, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, तो वो तो ऑलरेडी अंग्रेजी और हिंदी में हम प्रयुक्त कर रहे हैं, तो अलग से तो वो पैदा हुए नहीं है। तो इसी वजह से उत्पत्ति के आधार पे इसको काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से है। तो जो दो अलग अलग भाषाओं के, वो विदेशी कोई भाषा हो सकती है, वो प्यार दोस्तों यहाँ हिंदी का हो सकता है या वो संस्कृत का हो सकता है। कोई संस्कृत अंग्रेजी का होगा, कोई हिंदी और प्यार दोस्तों संस्कृत का होगा। तो वो सारे के सारे क्या हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाएंगे। अब यहां पर इसकी आवश्यकता तमाम उन टॉपिक में पड़ेगी जो आप इसके बाद पढ़ने वाले हो। तो मैंने जो शुरू किया है वो किया है प्यार दोस्तों आज शब्द को। जब हम शब्द को समझ लेंगे उसके बाद वाक्य समझ में आएंगे, और फिर वाक्य पे डिपेंड रहने वाले सारे टॉपिक समझ में आए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कई बार इनके मीनिंग भी पूछे जाते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्युत्पत्ति जिसका कोई कारण ना हो, उत्पत्ति जिसका कोई कारण हो, ठीक है। स्रोत अर्थात साक्ष्य के आधार पे जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते चले गए। उद्गम जो एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पे आए हैं। जैसे विदेशी शब्द है, पहले जो है ये अफगानिस्तान में दूसरी जगह प्रयोग में आ रहे थे, अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द, ठीक है। अंग्रेजी के शब्द पहले यूरोप की कंट्री में प्रयोग हो रहे, अब भारत में प्रयोग हो रहे। उद्गम है, उद्भव है। जैसे तत्सम से हमने क्या बना लिया? तद्भव है, तो ये क्या कहलाए? उद्भव कहलाए। तो इनके आधार पे भी इन चीजों को पूछा जाता है। अब बात किसकी करेंगे? बात करेंगे तत्सम शब्दों की पहचान की, कि आखिरकार ये तत्सम शब्द क्या है और ये तद्भव शब्द क्या है। तत्सम शब्द, और ध्यान रखना है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस तत्सम तद्भव का आज के टाइम में आ रहा है। वो नहीं पूछेगा कि सूर्य का तद्भव बताइए, क्या वो जमाना चला गया, ठीक है। अग्नि का बताइए जी क्या होता है तद्भव, वो नहीं पूछेगा आपसे। नए शब्द पूछेगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप प्रयोग ना कर रहे हो। अब इसमें से जो तत्सम शब्द है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका तत् है और दूसरा क्या है? आपका सम। इसमें भी प्यारे दोस्तों दो है, एक आपका तद है और दूसरा क्या है? आपका भाव। इससे पहले कंडीशन क्या थी? तत् का अर्थ यहाँ पर हिंदी में क्या होता है? उसके। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। और सम का अर्थ क्या होता है? समान, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? ये होता है आपका यहाँ पर तद, और इसके बाद में ये क्या है? भाव। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए। इस यहाँ तद का कोई मीनिंग नहीं था, इस वाले तद का कोई मीनिंग नहीं था, तीसरे को बदल दिया पहले में। क्योंकि तय वर्ग जो होता है उसके अंदर जो वर्ण आते हैं हमारे, वो कौन से आते हैं? तय, थे, तय, थे, दे, ध और न। अब ये आपका तीसरा है, ये आपका पांचवा है और ये आपका पहला है। शब्द का अर्थ बनाने के लिए ये परस्पर चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया? आपका तद्भव। अब ये आपने पढ़ा होगा कि से का अर्थ क्या होता है? वह होता है। ध्यान से सुनो। इसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ त्वम का अर्थ होता है, त्वम का अर्थ होता है यहाँ पर तुम। ऐसे ही अहम का अर्थ होता है, अहम का अर्थ होता है मैं। ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है। ऐसे ही तत् जो सर्वनाम है, इस तत् का अर्थ होता है उसके या उससे, उसके या उससे। ये आपके संस्कृत के प्रोनाउन है, संस्कृत के सर्वनाम है। ये आपके हिंदी के प्रोनाउन, हिंदी के सर्वनाम है। से का अर्थ वह होता है, त्वम का अर्थ तुम होता है, एम का अर्थ मैं होता है और तत् का अर्थ उसके या उससे होता है।
यहाँ इस तत्सम में ये जो तत् है ना, ये प्रोनाउन है, ये सर्वनाम है, और सम का अर्थ क्या होता है? समान। तत् हो गया उसके। ऐसे यहाँ पर ये तत् क्या है? सर्वनाम। तो ये हिंदी का है, और ये सर्वनाम किसके स्थान पे आते हैं? किसी संज्ञा के स्थान पे आते हैं। और संज्ञा क्या है यहाँ? संस्कृत। संस्कृत के समान जो शब्द है वो कहलाए आपके तत्सम। और ये क्या है? संस्कृत से उत्पन्न। भाव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द है वो क्या कहलाए आपके? वो कहलाए आपके प्यारे दोस्तों तद्भव। और कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक शब्द ले लिया अग्नि, तो अग्नि से उत्पन्न क्या हो गया आपका? आग। अग्नि नहीं होता तो आज हमारे पास ये आग शब्द भी नहीं होता। इसके बाद में एक है हमारा सूर्य, इससे क्या उत्पन्न हो गया? इससे उत्पन्न हो गया हमारा सूरज। एक शब्द है हमारा कार्य, और कार्य से उत्पन्न क्या हो गया आपका? काम। एक शब्द है हमारा यहाँ पर क्षेत्र, और क्षेत्र से उत्पन्न हो गया हमारा खेत। तो देखने में ये आया कि ये जो संस्कृत के शब्द थे इनमें थोड़ी सी कठिनाई थी, उच्चारण करने में भी और लिखने में भी और वर्तनी को पहचानने में भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आधा ग हो गया, इसमें तैरने वाला रह है, इसमें तैरने वाला रह है, इसमें संयुक्त व्यंजन है। ये कंडीशन आमतौर पे हिंदी तद्भव शब्दों में अप्लाई नहीं होती। हमने ये पहचाना कि अंग्रेज जो संस्कृत के जो शब्द थे जिनको हम तत्सम कह रहे थे उनमें कुछ अलग कंडीशन ज्यादातर प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये संस्कृत किसमें लिखी गई? मंत्रों में, और साथ के साथ श्लोकों में। तो वैदिक संस्कृत मंत्रों में लिखी गई, लौकिक संस्कृत श्लोकों में। तो जब श्लोक में हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे देवनागरी लिपि में, मंत्रों में प्रयोग कर रहे थे, तो वहां पे वो काफी डिफिकल्ट शब्द थे। लेकिन जब हिंदी में उनको तद्भव के रूप में हमने परिवर्तन किया तो उनका सरल आसान रूप परिवर्तन किया। अग्नि से क्या बन गया? आग। बना कैसे? अब उसमें से इन्होंने ये हटा दिया, इसको भी गायब कर दिया, अब ये देखो क्या बन गया? आग। अब इस वाले ये के स्थान पे ये ऊपर लेके गया है, जो ये यहां से लेके यहां तक ये ऊपर लेके गया है इसको, उसको कहां ले आया? वो यहां नीचे ले आया। इस वाले रह को कहां ले आया? यहां नीचे ले आया। तो इससे एक नया शब्द बना लिया सूरज। ऐसे कार्य है, तो कार्य में यह से क्या बना दिया? यहाँ पे काम, काज। ये सॉरी, ये तो तत्सम है, इसका क्या बनेगा आपका? काज बनेगा। इसका क्या बनेगा? क्योंकि काम और कार्य दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है, कार्य भी और काम भी दोनों क्या है आपके? तत्सम हैं। तो यहाँ पर क्या किया इसने? ये वाला जो यह लेके गया था ऊपर, इस वाले यह यहाँ ऊपर लेके गया था, इसको यहाँ नीचे ले आया। ऐसे यहाँ इसके स्थान पे क्या बना लिया? ख। इसका मतलब ये हुआ कि जहां इसका प्रयोग होगा वो संस्कृत, और इसके स्थान पे जहां इसका प्रयोग होगा वो तद्भव होगा। किसका? हिंदी का शब्द होगा। तो इस तरीके से ये क्या कहलाए? संस्कृत के समान शब्द तत्सम, और ये कहलाए आपके संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द। अब गांव में एक लेडीज है, उसकी एज 70 साल प्लस है, पढ़ाई लिखाई उसने की नहीं है, कभी स्कूल कॉलेज गई नहीं है। वो एक अपने आप प्रयुक्त जो भाषा है उसी के दौरान नए शब्दों का निर्माण कर लेती है। एक बच्ची का नाम, ये सच्ची घटना है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बच्ची है 5 साल की, उसका नाम विदुषी रखा घर वालों ने, लेकिन उसके कुछ साथी उसको विदुषी कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं उसको अदूषी। उसका रीजन ये था कि उसकी दादी ने उसको विदुषी ना बोल के अदूषी कहना शुरू कर दिया। उसके लिए विदुषी जो शब्द था इस बच्ची की दादी के लिए वो कठिन था, क्लिष्ट था। ठीक है, वो विदुषी ना कह के इसके स्थान पे क्या कह गई? अदूषी। अब उसके साथ खेलने वाले कुछ बच्चे उसको विदुषी कहे और कुछ बच्चे उसको अदूषी कहे। तो जो पहले वाला शब्द था वो कहलाया आपका तत्सम। ये जो पहले वाला शब्द था वो क्या कहलाया? आपका तत्सम। और इससे बनने वाला नया शब्द क्या कहलाया? आपका तद्भव। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाषा वैज्ञानिक बनाएंगे। आम बोलचाल की भाषा में जब कोई डिफिकल्ट शब्द होता है तो धीरे धीरे उसका आसान रूप अगर किसी ने प्रयुक्त किया तो फिर साथ के साथ प्रचलन में वही आ जाता है। तो अब विदुषी के 2 नाम हो गए, एक विदुषी एक अदूषी। विदुषी का मीनिंग भी वही है जिसमें कोई दोष ना हो, अर्थात विद्वान महिला। अदूषी का मीनिंग भी वही है जिसमें कोई दोष ना हो। या अग्नि का मीनिंग भी वही है जो आग का है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों ये तत्सम तद्भव एक दूसरे के पर्यायवाची तो है ही, साथ के साथ ये वाला जो था ये वाला डिफिकल्ट था, कठिन था, और इसका आसान रूप ये अचानक बना लिया एक ऐसी लेडीज ने जो कभी स्कूल और कॉलेज गई ही नहीं है। तो
तो इसका मतलब है कि जब भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसमें जो कठिनाई है, उसमें जो क्लिष्टता होती है, उसके लिए कोई नया शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे प्रचलन में आ जाता है। पुराने वाले को तत्सम कहते हैं और उनसे निकलने वाले बनने वाले को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ तक कि अगर कंडीशन समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि तत्सम शब्दों को आप कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, तत्सम शब्द की पहचान। तत्सम शब्द की पहचान, इसको आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो, तत्सम शब्दों को पहचानने की शॉर्ट ट्रिक। कैसे पहचानेंगे? आधे व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन वाले अधिकांश या अधिकांश शब्द। अब ये जो कंडीशन अप्लाई होगी ये होगी 99.9%। ये 100% पे नहीं होगी, लेकिन आपका काम 99.9% से चल जाएगा। अब इसमें कैसे करेंगे जी? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ शब्द ले लिया, अभी एक अग्नि शब्द लिया था हमने, अग्नि शब्द, सूर्य शब्द ले लिया, ग्रह शब्द ले लिया, ये वाला शब्द ले लिया हमने, यहाँ स्वर शब्द ले लिया, ऐसे ही व्यंजन शब्द ले लिया, यहाँ पे क्षेत्र शब्द ले लिया और रात्रि शब्द ले लिया। इन सब में प्यारे दोस्तों क्या है, आधा व्यंजन है। और आधा व्यंजन कौन सा है? इसमें आधा गे है, इसमें आधा रे है, इसमें आधा गे है, इसमें भी आधा गे है, इसमें आधा से है, इसमें आधा वे है, इसमें आधा के और यहाँ पे आधा ते है और इसमें यहाँ पे आधा ते है। तो इन सब में प्यारे दोस्तों ये वाला आधा था, इसमें ये वाला आधा था, ये बना है कै और से मिलके। ये जो संयुक्त व्यंजन है ये किससे मिलके बनता है? कै और इस वाले से मिलके। तो ये आपका आधा हुआ। व्यंजन में ये आधा है। जब दो वर्ण हमारे एक साथ होते हैं तो उनमें पहला वर्ण जो होता है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है? आधा होता है। यहाँ ये दो हमारा एक साथ है तो इसमें ये आधा गे और रे से मिलके बना है। इसमें ये जो है आधा रे होता है और इसमें ये क्या है आपका? आधा गे। तो जब इनमें ये कंडीशन बनी तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे हमारे क्या है? ये तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द है। लेकिन अपवाद क्या है? ऐसे बहुत सारे शब्द है जिनमें हम आधे व्यंजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आधा व्यंजन होने की वजह से भी ठीक है आपके तत्सम नहीं है, बल्कि वो क्या है? तद्भव है। जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया हल्दी, हल्दी में भी आधा व्यंजन है। प्यास है, इसमें भी आधा व्यंजन है। प्यार है, इसमें भी आधा व्यंजन है। लेकिन ये क्या है? ये आपके तद्भव है। ये आपके हिंदी के शब्द है, ये आपके तद्भव शब्द है, इसमें आधा है। इसीलिए आपको ध्यान रखना ये कंडीशन 99.9% अप्लाई होती है। अब इसको कैसे पहचानोगे? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के अलावा दाएं बाएं की बातें करने में लगे हो, तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेरी आज तक कोई भी क्लास रिकॉर्डिंग चली नहीं। मैं पिछले 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ना चलेगी। मैं ऑफ करा लेता हूँ जब भी तबीयत खराब होती है या कुछ जरूरी काम आ जाता है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास मैं देता नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग अगर पढ़ना है तो यूट्यूब पे भरी पड़ी हुई है। मैं 2 यूट्यूब चैनल पे लगातार क्लास लेता हूँ। शाम को जो है कैरियर स्टेट एग्जाम 9:30 बजे क्लास होती है। मेरा अपना जो चैनल उस पर भी क्लास होती है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, जब आप पढ़ने के मन से आओ तो केवल पढ़ने पे फोकस करो, क्योंकि जो चीज आपकी निकल जाएगी ना वो समझ लो वो गई है आपकी, और वो कई महीने बाद आपके सामने आएगी।
तो इसीलिए आपको फॉर्म भरना है, उसमें हिंदी एक सिलेबस है और हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है मैंने आपको सारे दिखाए हैं। अब आपका काम ये बचता है कि आप अपना सिलेबस निकालिए, आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और ये देखिए कि जो मैंने बताए हैं कि वो टॉपिक आपके सिलेबस के है कि नहीं है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम पढ़ रहे हैं 1 घंटे की क्लास में, कि हजारों की संख्या में बच्चों के कमेंट हैं, उसमें से मैं 100 कमेंट भी ले लूंगा ना और उनका जवाब दूंगा, तो समझना 40 मिनट गई, 20 मिनट बची मेरे पास पढ़ाने। तो इसीलिए ये सारी की सारी दुविधाएं आपकी कब होगी कंप्लीट, जब आप पढ़ना शुरू करोगे और मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कराने शुरू करूंगा। और जैसे ही आपने मुझे वक्त दे दिया, ठीक है, 1.5 से 2 महीने का, बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारी आपकी उलझने और बहुत सारे डाउट जब आपके क्लियर होंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये डिसीजन हमारा सही था और हम यही करने यहाँ पे आए थे। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे कई दिनों तक या जब तक उनकी बात सुनी नहीं जाए अपने को बैलेंस बना नहीं पाते। तो ये एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है और ये 1-2% बच्चों में पाई जाती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सरस्वती की आराधना में हो, और सरस्वती की जब आराधना कर रहे हो तो सरस्वती की मेहरबानी आपके पास तभी होगी जब आप जिस तरीके से मंदिर में पूजा करने जाते हो, घर में पूजा करते हो और वहां शांत मन से आप एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाते हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपका जबरदस्त होता है। ऐसे ही आपको पढ़ाई में करना होता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सब फुलफिल होगी। क्योंकि मेरा पढ़ाने का मकसद क्या है, आपको सिलेक्शन दिलाना। मेरा पढ़ाने का मकसद क्या है कि हिंदी के दम पर आप अच्छा स्कोर करके आओ, और वो तब होगा जब आपकी सारी दिक्कतें दूर होगी। जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है आपकी, वो मैं फुलफिल करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा और खुद रखना पड़ेगा पेशेंस। सरस्वती की आराधना के दौरान सुबह की क्लास है, मैं तो इससे पहले एक क्लास और ले चुका हूँ, आप लोगों की शायद पहली क्लास होगी। आपको ध्यान रखना, सरस्वती की आराधना में अगर आपका मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, बहुत सारी वर्तियां, आपकी मनोवर्ती उस तरीके की नहीं है जो कि एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, तो ये सरस्वती की मेहरबानी आपके ऊपर नहीं होगी। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जो सच्ची घटना है। यार दोस्तों, पढ़ते समय हमें क्यों नहीं दाएं बाएं भागना चाहिए। एक बार क्या हुआ, कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है कुमार संभव, जो कि उनका अपूर्ण ग्रंथ है, वो पूरा नहीं हो पाया। कालिदास ने तमाम जो है कुमार संभव में, जो कार्तिकेय शिव पार्वती का जो पहला लड़का है, दूसरा गणेश है, तो जो बड़ा लड़का कार्तिकेय उसी का नाम कुमार है। अब कुमार की उत्पत्ति कैसे हुई, कुमार संभव ग्रंथ में वो चीजें बताई गई। अब उसने सब वर्णन किया कि शिव को पाने के लिए पार्वती ने क्या क्या साधना की थी और किस तरीके से भोजन छोड़ के पत्तों पे वो रहने लगी, फिर पत्ते भी छोड़ दिए जिसकी वजह से उनका नाम अपर्णा पड़ गया। ठीक है, अर्थात जो पत्तों को भी त्याग दे उसको क्या कहते हैं, अपर्णा कहते हैं। उन्होंने फिर पत्ते भी त्याग दिए, फिर भूखी रही और उसके बाद में बहुत हिमालय पर्वत पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टियों के साथ साधना की, तपस्या की, तब जाके पति के रूप में वो भगवान शिव को पाए। उसके बाद में फिर वो सारा वर्णन उन्होंने किया पार्वती की सुंदरता से लेकर शिव के पराक्रम का। लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि बहुत बड़ा ग्रंथ है अपने आप में, कुमार संभव महाकाव्य में आता है। कालिदास के 2 महाकाव्य, कुमार संभव के रघुवंशम, और कुमार संभव पूर्ण ग्रंथ है। धीरे धीरे वर्णन करते करते, जो कि अपने आप में सब महाकवि कहलाते हैं कालिदास। पूरी यूरोप की कंट्री में जो शेक्सपियर थे उनसे भी बड़े कवि कालिदास हुए हैं भारत के अंदर। कालिदास से बड़ा आज तक कोई कवि नहीं हुआ, ना हो पाएगा। लेकिन इतना बड़ा महाकवि जो है वर्णन करते करते शिव पार्वती के शयन कक्ष में पहुंच गया। अर्थात जो लोगों की अपनी प्राइवेट चीज है, जिसपे लोगों को चर्चा ही नहीं करनी है, वो अपना निजी मामला है। मेरा काम है पढ़ाने का, आपको समझाने का, उसको मेरे ऊपर छोड़ दो। आपका काम चीजों को समझने का, उस पर फोकस है नहीं। सर जी पीडीएफ, सर जी एक ही दिन में सारी चीज मिल जाएगी आपको। तो जब उन्होंने शयन कक्ष का वर्णन किया तो पार्वती जी नाराज हो गई, ठीक है, और पार्वती लक्ष्मी को बुरा लगा। लेडीज बुरा करेगी, आप किसी की प्राइवेट चीजों को नहीं वो कर सकते कि इसमें क्या चीज है। बहुत सारी चीजें जिनका वर्णन नहीं होता, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे मैं प्यारे दोस्तों आपके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा उस तरह से। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। तो जब जो है लक्ष्मी जी और पार्वती बुरा मान गई दोनों, और उन्होंने फिर जो सरस्वती जी को बुलाया कि ये कौन कवि है, बोले कि तो महाकवि है, इन्होंने बहुत वास्तव में सिद्धि प्राप्त की है, इस तरीके से सबसे बड़े कवि यही है। तो उसके बावजूद भी फिर जब उन्होंने कहा कि ये तो चीजें ठीक नहीं है, तो फिर सरस्वती जो है नाराज हो गई पार्वती और लक्ष्मी की बात सुनकर कि ये बात तो ठीक है, इस तरह का वर्णन नहीं होना चाहिए किसी के शयन कक्ष का।
ठीक है। दूसरी, उन्होंने फिर जो है श्राप दे दिया कालिदास को और उनको पक्षाघात हो गया। पक्षाघात मतलब फालिस मार गया और वो अपूर्ण रह गया, कालिदास लिख ही नहीं पाए। कालिदास जैसा सिद्ध पुरुष अपने आप में बहुत बड़ा कवि जब इधर उधर के वर्णन करने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा, सरस्वती की मेहरबानी नहीं हुई है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप जब पढ़ाई कर रहे हो उस समय सरस्वती की आराधना में होते हो, आप एक तरह से पूजा कर रहे होते, और उसमें सात्विकता अगर नहीं है तो फिर ये काम नहीं आएगी। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है। आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी, वो कैरियरविल की टीम और कैरियरविल के टीचर सब फुलफिल करते हैं, बशर्ते पेशेंस। ये एक दिन में आप कंप्लीट नहीं कर लोगे। जहां जिस चीज की नीड है, आपसे पहले बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, ठीक है, 12,500 से ज्यादा बच्चे गूगल फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, 60,000 आपकी वैकेंसी, और सब तक पहुंचा नहीं है अभी तक हमारा गूगल फॉर्म, और उसमें सिर्फ 100 के अंदर आने वाले बहुत सारे लोग हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि पेशेंस रखो, 2 महीने का समय दो, 1.5 से 2 महीने, जिंदगी में दोबारा से हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ना किताबों से, ना टेस्ट सीरीज से, ना यूट्यूब चैनल से, और ना मॉक टेस्ट से। सब कुछ यहाँ कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ वो हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको जो ना तो किताबों में है, ना यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है, ना आपके मॉक टेस्ट में। और कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की वेराइटी वो पूछे, वो सारी बना पाओगे, बशर्ते कंडीशन आप जानो। तो ये कंडीशन लिखी है क्या किसी किताब में, तत्सम शब्दों को आपको कैसे पहचानना है? इसलिए ध्यान रखें, आप मुश्किल से पूरे दिन 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन 8 घंटे अगर सीरियस रह गए तो बहुत कुछ पा जाओगे। इसलिए गुजारिश है, इस तरह से प्यारे दोस्तों आपको वो काम करना है। तो यहाँ पे जो हल्दी है, ये प्यास है, प्यार है, इसमें भी आधा व्यंजन है, लेकिन ये सरल है, सुगम है, आसान शब्द है। सरल सुगम आसान शब्द होने की वजह से और इनमें आधा व्यंजन होने की वजह से ये क्या कहलाए, आपके तद्भव कहलाए। लेकिन ये आपके क्या थे, ये कठिन थे, क्लिष्ट थे, ठीक है। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाए, आपके ये तत्सम शब्द कहलाए। तो दूसरी जो कंडीशन हमारी है, वो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे तत्सम शब्दों को पहचानने की, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं जी हमारे? एक तो संयुक्त व्यंजन हमारा ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो संयुक्त व्यंजन ये है, एक संयुक्त व्यंजन ये है हमारा, एक संयुक्त व्यंजन ये है, एक संयुक्त व्यंजन ये है, और एक संयुक्त व्यंजन ये है। तो होते हमारे 4 है, प्रयोग में हम 5 लाते हैं। अब ये जो संयुक्त व्यंजन बना है, ये कैसे बना है? ये आधा कै और सै से मिलके बना है, ये आधा तय और रे से मिलके बना है, यानी कि आधा व्यंजन इनमें भी है। ये आधा ज्ञ और य से मिलके बना है, ये है च वर्ग का जो अंतिम वन है। ये आधा से और रे से मिलके बना है, और ये क्या है आपका आधा दय और य से मिलके बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इनका प्रयोग किसी शब्द में करेंगे तो वो तत्सम बनेगा। जैसे क्षत्रिय तत्सम हो गया, यहाँ पे हमने प्रयोग कर लिया छात्र तत्सम हो गया, यहाँ पे हमने प्रयोग कर लिया विज्ञान, ठीक है जी, ज्ञानी, यहाँ हमने प्रयोग कर लिया श्रीमान, ठीक है, ये भी तत्सम शब्द हो गया। और यहाँ हमने प्रयोग कर लिया विद्यालय या विद्या, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें किसकी वजह से? ये संयुक्त व्यंजन की वजह से, संयुक्त व्यंजन की वजह से, इसमें संयुक्त व्यंजन, इसमें ये संयुक्त व्यंजन, इसमें ये और ये संयुक्त व्यंजन हो गए। इसी वजह से क्या कहलाए? ये तत्सम शब्द कहलाए। जो भी काम करो लाइफ में सीरियस होके करो, ठीक है, पेशेंस रख के करो, ठीक है, जो चीज़ आप चाह रहे हो सारी चीज़ें आपकी होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, वो समय आपको देना पड़ेगा। उसी को मैं बार बार पेशेंस कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जब भी हम किसी भी शब्द में, जरूरी नहीं जो मैंने एग्जाम्पल दिए केवल वही, आप कोई भी शब्द ले आओ जो देवनागरी की लिपि में लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, जैसे यहाँ हमने शब्द प्रयोग कर लिया, कोई आपसे पूछने लगे यहाँ त्रिशूल शब्द बताइए जी क्या है, ठीक है, त्रिकोण शब्द बताइए जी क्या है, ठीक है जी, त्रिभुज शब्द बताइए जी क्या है। अब वो कुछ भी ले आए आप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे तत्सम शब्द है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? तत्सम है। क्यों? क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन है, इसमें संयुक्त व्यंजन है, इसमें संयुक्त व्यंजन है। तो ये आपको जरूरी नहीं जो है मैंने एग्जाम्पल लिखे, कोई भी कंडीशन, ये क्या है? ये 100% अप्लाई होती है। ये कंडीशन क्या है? मैंने अधिकांश तो नहीं लिखे हैं,
संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखे हैं। इसका मतलब कोई सारे के सारे, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अधिकांश शब्द, इसका मतलब सारे नहीं है। अधिकांश का मतलब 99.9%, कुछ इस तरह के शब्दों को, आसान सरल सुगम शब्दों को छोड़कर। ठीक है, आपका काम इसी से हो जाएगा, क्योंकि आप तो जिस दिन पेपर में 70 से 75% परफॉर्मेंस कर दो उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। समस्या यही है, 50% आपकी तैयारी है और 50% में आप पूरा ताम झाम जोड़ के उसको 60% या 65%, 60 या 65% तक ले जाते हो, और सिलेक्शन कितना होना है, 75% पे होना है। आप इसमें 10% नहीं जोड़ पाते अपने खुर्रापाती दिमाग की वजह से, अपने खुर्रापाती दिमाग से 10% नहीं जोड़ पाते, 50% पहले से तैयार हुए बैठे हो। ठीक है, इसके बाद किताबों से, टीचरों से, यूट्यूब से, मॉक टेस्ट से, टेस्ट सीरीज से पढ़ के आप इसमें 15% का मैक्सिमम इजाफा लाते हो, और बार बार इसी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जाते हो बॉर्डर पे रुक जाते हो। आपको 75% जिस दिन परफॉर्मेंस करने लगोगे सब्जेक्ट वाइज, किसी भी भर्ती में सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी कंडीशन देखो जी, तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, तीसरी कंडीशन है आपकी ये वाली, री से बने। अब इसका प्रयोग आप जहां भी करोगे जी, ये सारे के सारे शब्द, जैसे हमने यहां प्रयोग कर लिया, इसमें कृष्ण में प्रयोग किया, कर्पा में प्रयोग किया, पितर में प्रयोग किया, मात्र में प्रयोग कर लिया, तर्ण में प्रयोग, एनीथिंग और भी। अब इसका प्रयोग जहां होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, वो शब्द के अंत में हो, शब्द के शुरू में हो, शब्द के बीच में हो, शब्द के बीच में हो। शब्द के बीच में कैसे करेंगे जी, शब्द के बीच में ऐसे करेंगे, ये आपको ध्यान है। इसमें ये दो है, एक ये वाला री हो गया और इसके साथ में दूसरा ये जुड़ गया, इसमें इस वाले बड़े री का प्रयोग हुआ है, और ये क्या है आपका, ये यहाँ छोटा री है तय के साथ में। आप ये भी कह सकते हो सर जी इसमें आधे व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आधे व्यंजन का प्रयोग क्या हुआ है, इसमें क आधा है, री पूरा है, इसमें भी यहाँ क आधा है और री पूरा है, ये जो बना है वो इसी से तो बना है। आप ये भी कह सकते हो आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन वाले तत्सम है। आप इसमें भी कह सकते हो आधा व्यंजन है सर जी, आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन है, इसीलिए क्या है, तत्सम शब्द है। फिर आप ये भी कह सकते हो इसमें भी आधा व्यंजन, इनमें सब में ही है, ये तय और री से मिलके बनता है। तो ये छोटा री होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ऋषि में होता है इसका प्रयोग, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये बड़ा री है, इसका प्रयोग होता है रीचा में। इसका प्रयोग कहाँ होता है, रीचा में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इसमें ये हो गया। तो ये क्या है, आपके दो री है। दूसरा प्रयोग कहाँ हुआ, दूसरा प्रयोग ये वाला हुआ। तो इसी से छोटे री का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके हिंदी के जो स्वर है उसमें काउंट करते हैं। ये संस्कृत में 12वां स्वर है और 13वां स्वर संस्कृत में ये होता है। तो संस्कृत में हम 13 स्वर का, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया क्वेश्चन, ठीक है, कि स्वर के कितने प्रकार, स्वर के कितने, वो कुल स्वर की संख्या बताइए क्या है। तो उसमें वहाँ 13 और 11 दोनों ऑप्शन दिया, और दोनों ठीक है, जो 11 करके है वो भी सही है, क्योंकि उसमें कह रहा है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं। जब हिंदी में है तो हिंदी में 11 होते हैं, लेकिन वहाँ 13 भी ऑप्शन दिया, 13। तो एक बार उन्होंने 13 मान लिया, फिर आंसर की रिवाइज की, फिर उन्होंने 11 मान लिया। और ये क्वेश्चन दोनों बच्चों का सही है, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। ये दोनों बच्चे, इसका 1 नंबर 2 नंबर से रुका हुआ है, वो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही का ही राइट आंसर है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ ये वाला जो री होता है ना, इससे बने शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम कहलाते हैं। आप ये मत सोचना कि जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ये कंडीशन केवल उस पर अप्लाई होगी, ये देवनागरी लिपि में लिखे गए उन तमाम शब्दों पे अप्लाई होगी। इसके बाद में रे से बने शब्द, अगर इसका प्रयोग है तो वो भी क्या कहलाते हैं आपके, वो भी प्यारे दोस्तों तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे हमने यहाँ क्या प्रयोग किया, अर्जुन प्रयोग किया, ऐसे ही कर्ण हमने प्रयोग किया, दुर्दशा शब्द आ गया, निर्धन शब्द आ गया, निर्धन, ठीक है जी, निर्दय शब्द आ गया, निर्दय, ठीक है, निर्विरोध शब्द आ गया, निर्विरोध, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द आप यहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं। ये क्यों है जी, ये इसलिए है क्योंकि इसमें ये तैरने वाला रे आया है,
और तैरने वाले रे का प्रयोग शब्द के बीच में हो, शब्द के अंतिम वर्ण पे हो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद में जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो वो भी क्या कहलाते हैं? आपका तत्सम कहलाता है। जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, जैसे हमने यहाँ क्या प्रयोग कर लिया? पुराण प्रयोग किया, ब्राह्मण, विष्णु, पर्यावरण, लक्ष्मण, कुंभकर्ण। अब कोई भी शब्द ले आओ आप, जरूरी नहीं है इसमें शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। शब्द का अंतिम वर्ण न है। देवनागरिक लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली ये लिखी जाती है। ये सारे शब्द देवनागरिक लिपि में लिखे गए। देवनागरिक लिपि के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, हम अगर शब्द लिख रहे हैं और उस शब्द का अंतिम वर्ण प्यारे दोस्तों क्या हो? आपका न है, तो वो संस्कृत का शब्द है, वो तत्सम शब्द है। वो क्या होगा? संस्कृत का शब्द, वो तत्सम शब्द होगा। इसके बाद में हमारी सिक्स कंडीशन क्या है जी? विसर्ग चिन्ह होता है ये। विसर्ग चिन्ह से बने शब्द या जिन शब्दों में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग है वो भी क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम। जैसे प्रातःकाल, पुनः आगमन, प्राय, अतः, एवं। अब यहाँ पर क्या है जी? इसमें यहाँ विसर्ग है, इसमें यहाँ पे विसर्ग है, इसमें यहाँ पे विसर्ग है, इसमें यहाँ पे विसर्ग है, तो ये क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो जहां भी विसर्ग चिन्ह का प्रयोग है वे सारे के सारे क्या कहलाए? संस्कृत के शब्द कहलाए, तत्सम शब्द कहलाए। इसके बाद में अनुस्वार चिन्ह वाले, अनुस्वार चिन्ह वाले अधिकांश शब्द, अनुस्वार चिन्ह वाले अधिकांश शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम। अनुस्वार चिन्ह किसे कह रहे हैं? जो हम ये प्रयुक्त करते हैं। जैसे यहाँ शब्द आ गया आपका संविधान, इसमें अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग कर लिया। स्वयं अनुस्वार चिन्ह आ गया। संसार, मयंक अनुस्वार चिन्ह आ गया। अंकित अनुस्वार चिन्ह आ गया। ऐसी संस्कृत अनुस्वार चिन्ह आ गया। संस्कृति, ये एनीथिंग कोई भी आ जाए, बीच में हो, अंत में हो। मैंने यहाँ अंत में भी लगा के दिखाया, मैंने प्यारे दोस्तों यहाँ शुरू में भी लगा के दिखाया, बीच में भी लगा के दिखाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसी को हम अनुस्वार चिन्ह कह रहे हैं। तो ये जो बिंदी आती है ना, ये जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं उनके स्थान पे आते हैं, जिसको हम अनुनासिक चिन्ह या अनुस्वार के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से जो 5 होते हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, और ये हमेशा आधे के स्थान पे आएगा, कभी पूरे के स्थान पे अनुस्वार नहीं आता है। जब हमने नीचे हलंत प्रयोग कर लिया तो इसका मतलब ये क्या है? आधा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इनका जो प्रयोग करते हैं, जैसे हम इसका प्रयोग कहाँ करें? मंगल शब्द ले लिया हमने, ये वाला। ऐसे ही हमने यहाँ गंगा शब्द ले लिया। ठीक है, इसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ। ऐसे ही यहाँ हमने क्या है? व्यंजन शब्द ले लिया, व्यंजन में ये वाला है। ठीक है, पतंजलि शब्द ले लिया, पतंजलि में ये वाला हमने प्रयोग किया। ऐसे ही यहाँ हमने क्या किया? खंड शब्द ले लिया, खंड। ऐसे ही यहाँ हमने पंडित शब्द ले लिया। तो ये इनमें अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया? यहाँ प्रयोग कर लिया जी हमने संशय का प्रयोग किया है।
और यहाँ हमने किसका प्रयोग कर लिया, संदेह का प्रयोग। ऐसे ही यहाँ भी आपने शब्द क्या लिया था, संविधान शब्द लिया था, संविधान शब्द लिया, और यहाँ क्या लिया था आपने, स्वयं शब्द लिया था। अब इनको किस रूप में लिख सकते हैं आप, ये भी देखिए। अब इस गंगा को आप किस रूप में लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अब ये जो आपने लिखा है ना, ये यहाँ ये गै, ये वाला, इसको ध्यान दो आप, ये वाला जो गै लिखा है ना आपने, ये वाला, ये आपने इसी के स्थान पर यहाँ पर ये अनुस्वार प्रयोग किया। इसी को आप यहाँ पर इस पतंजलि को कैसे लिखते हो आप, इस रूप में लिखते हो। पंडित को कैसे लिखते हो जी आप, इस रूप में लिखते हो। संदेह को कैसे लिखते हो, इस रूप में। और स्वयं को कैसे लिखते हो आप, इस रूप में। तो दोस्तों मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें जो ये मैं आया है अनुस्वार के स्थान पे, ये अनुस्वार मैं के स्थान पे, ये जो अनुस्वार आया है न के स्थान पे, ये जो आया है न के स्थान पे, ये पतंजलि में ये जो आया है य के स्थान पे, और इसमें जो अनुस्वार आया है गै के स्थान। तो ये सारे के सारे आपके गंगा, पतंजलि, पंडित, संदेह, स्वयं, ये सारे आपके तत्सम शब्द हैं। वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग करें या इनको आधे व्यंजन के रूप में प्रयोग करें, क्योंकि अनुस्वार चिन्ह आता ही इन 5 जो प्रत्येक वर्ग का, ये कै वर्ग का आपका अंतिम वर्ण है, ये क्या है, कै वर्ग का, ये च वर्ग का है अंतिम वर्ण है, ये आपका ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये आपका त वर्ग का अंतिम वर्ण है, और ये आपका पै वर्ग का अंतिम वर्ण है। और इन्हीं के स्थान पर हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। तो अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाते हैं जी हमारे संस्कृत के 8वां हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह, ये वाला हलंत चिन्ह वाले, हलंत चिन्ह वाले शब्द ये क्या कहलाएंगे जी हमारे। हलंत चिन्ह आपका कहाँ प्रयोग करोगे, जैसे आपने शब्द ले लिया यहाँ पे, पाठ्य शब्द ले लिया, वर्ण शब्द ले लिया, विद्वान, मूल्यवान, गद्य, गद्य, विद्या। अब इन सब में आपने हलंत लगाया। यहाँ ये जो आड़ी तिरछी रेखा है ना, इसी को आप क्या कह रहे हैं, हलंत कह रहे हैं। ये क्या है, आधा व्यंजन है। जहां हलंत लगता है आधा व्यंजन है, तो आप वो पहली कंडीशन भी अप्लाई कर दोगे, सर जी इसमें आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन वाले हैं, इसमें हलंत लगा है, हलंत लगा है, आधा व्यंजन है, हलंत लगा है, आधा व्यंजन है। तो हलंत चिन्ह वाले भी क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यानी कि मंत्रों में जो हम संस्कृत प्रयोग कर रहे थे, इसको हम वैदिक मंत्र कहते हैं, वैदिक संस्कृत उसको बोला जाता है। फिर श्लोक हम प्रयोग कर रहे थे लौकिक संस्कृत में। तो मंत्रों में, श्लोकों में ये देखा कि आज के टाइम में भी हमें डिफिकल्ट क्यों लगते हैं, उसमें जो हम प्रयोग कर रहे थे इन तमाम कंडीशन का प्रयोग कर रहे थे। हिंदी में आते आते हमने इनका प्रयोग करना बंद कर दिया ज्यादातर, इसलिए डिफिकल्ट रहे पुराने। आज हिंदी के शब्द क्या बन गए, आसान बन गए, सरल बन गए, सुगम बन गए। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से आपको अभी और भी कंडीशन है, 16 कंडीशन है तत्सम शब्द की, 8 कंडीशन आपकी हो गई, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी जो कंडीशन है नॉर्मल आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। तो क्या है, जैसे संस्कृत के उपसर्ग है, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। अगर संस्कृत के उपसर्ग से कोई शब्द बनेगा, उपसर्ग के, संस्कृत के उपसर्ग के शब्द, तत्सम जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत के प्रत्यय, प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में लगता है। संस्कृत के प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द, ये भी क्या कहलाएंगे, संस्कृत के कहलाएंगे। इसके बाद संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, वर्ब जिस भाषा की होगी शब्द भी उसी भाषा के। संस्कृत की क्रिया यानी कि धातु, संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। संस्कृत की धातु से बने शब्द क्या कहलाएंगे आपके, संस्कृत की क्रिया धातु से बने शब्द। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ संस्कृत की धातु संधि वाले शब्द क्या है, संधि वाले शब्द जिनमें संधि होती है
वो भी आपके क्या कहलाएंगे, संस्कृत के कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, आपके संस्कृत के। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से हम अपनी चीजों को करेंगे कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें कंटिन्यू रहेगी। आपका टाइमिंग रहेगा क्लास का 8 से 9 बजे। तो सभी दोस्तों का शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इतने तन्मयता से पढ़े। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ, क्लास नोट्स, प्रिंट्स नोट्स, सब कुछ आपको मिलेंगे नोट्स की कैटेगरी में। पर दोस्तों हिंदी को तैयार कराने का मेरा जो मकसद है, ठीक है, वो है कि हिंदी के दम पे सिलेक्शन दिलवाना। और कैरेबिल पर जितने भी टीचर हैं वो अपने सब्जेक्ट के मामले में 100% परफॉर्मेंस बच्चों को कराते हैं, यानी कि स्कोर सब्जेक्ट वाइज अच्छा होता है, चाहे वो रीजनिंग है, मैथ है, या प्यारे दोस्तों आपका यहाँ हिंदी है। हिंदी में प्यारे दोस्तों मैथ में राकेश सर क्लास ले रहे हैं, रीजनिंग में प्यारे दोस्तों अरुण सर क्लास ले रहे हैं, हिंदी में है, जीएस की हमारी पूरी टीम है। आपको सारा कंटेंट हम देते हैं जिससे आप अपने सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस करके फाइनल मेरिट में जगह बनाते हो। आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, आपको ई बुक भी मिलेगी, और आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। बशर्ते आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, 1.5 से 2 महीने, और सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होगी और आप अपने सब्जेक्ट के दम पर यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस करके फाइनल सिलेक्शन लोगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।